Hello everyone, I'm Dr. Anuj Chawla from Saksham Orthopedics. I'm a foot and ankle specialist by profession. So today we are going to talk about the two common problems that anyone faces in the big toe, which is the bunion and the big toe arthritis or hallux rigidus. तो नॉर्मली अगर आप कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर अगर आपको कभी भी आपके पैर के अंगूठे में कोई भी प्रॉब्लम होती है, सो आपको यही बताया जाता है कि ये प्रॉब्लम बनियन की वजह से है। बट हमारे को ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ अ बनियन एंड व्हाट इज़ अ बिग टो आर्थराइटिस। सो अगर हम इस मॉडल को देखें और ये हमारा पैर का अंगूठा है, सो बनियन इज व्हेन द टो बेसिकली डेविएट करता है टुवर्ड्स द लेसर टोज, ठीक है, और साथ में यहाँ पर एक स्वेलिंग बन जाती है इनर एस्पेक्ट ऑफ द बिग टो पे। इसको हम बनियन कहते हैं और इस डिफॉर्मिटी को हम अपने साइंटिफिक टर्म में हैलक्स वैल्गस कहते हैं। वाइल बिग टो आर्थराइटिस या जिसको हम हैलक्स रिजिडस या हैलक्स लिमिटस भी कहते हैं, दैट इन्वॉल्व्स एन आर्थराइटिस ऑफ द बिग टो। सो आर्थराइटिस ऑफ द मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट ऑफ द बिग टो विच इज दिस एरिया, जो कि सेम है जो कि बनियन का भी लोकेशन है। So now let us talk about the risk factors of hallux valgus या bunion and hallux rigidus या फिर big toe arthritis. So generally hallux valgus is very common in those who have a family history. तो आप कई बार देखेंगे कि young लड़के या लड़कियां in their adolescence would have this toe deformity in which the big toe is deviating towards the lesser toes and there is a prominent bone on the inner aspect of the big toe. तो ये जनरली फैमिली इनहेरिटेंस बहुत कॉमन है। और दूसरी चीज विच इज अ वेरी कॉमन एंड अ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर स्पेसिफिकली इन द यंगर फीमेल्स, वो है वेयरिंग शूज विद अ नैरो टोड। तो अगर हम देखें तो हमारे पैर का जो है साइज ऐसा होता है या शेप ऐसी होती है, बट अगर शूज आप नैरो पहनोगे तो उसमें जो है आपका जो टोज है दे टेंड टू क्राउड एंड बिग टो जो है वो बाकी टोज की तरफ जाएगा एंड सिमिलरली द लेसर टो जो है वो भी बाकी टोज की तरफ जाएगा और उसी की वजह से ये हैलक्स वैल्गस या बनियन डिफॉर्मिटी बनती है। हैलक्स रिजिडस की अगर हम बात करें या आर्थराइटिस की बात करें तो सबसे कॉमन कॉज है एजिंग, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, जैसे आपके बॉडी के बाकी एरियाज में आर्थराइटिस होता है, वैसे ही हैलक्स रिजिडस जो है या बिग टो जो है उसमें भी आर्थराइटिस होता है। फैमिली हिस्ट्री इज ऑल्सो कॉमन इन दोज पेशेंट्स हु हैव हैलक्स रिजिडस। अपार्ट फ्रॉम दैट सर्टेन माइक्रो ट्रॉमा टू द बिग टोज कैन प्रीडिस्पोज टू इट एंड नॉट जस्ट दैट, अगर किसी को फ्लैट फुट है तो उसमें हैलक्स वैल्गस या बनियन या फिर हैलक्स रिजिडस दोनों चीजों का चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हैलक्स वैल्गस और हैलक्स रिजिडस के सिम्टम्स में क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो जनरली जो पेशेंट जिनको बनियन होगा उस केस में सबसे पहले और सबसे कॉमन सिम्टम्स होता है डिफॉर्मिटी का, कि पैर जो है उसका अंगूठा जो है वो बाकी टोस की तरफ चले जाता है, साथ ही साथ एक बड़ा सा बम्प बन जाता है इनर एस्पेक्ट ऑफ द फुट पे बिल्कुल अंगूठे के पास, और जब भी कोई भी जूता पहनते हैं तो उस बम्प के रबिंग की वजह से वहां पे पेन होता है। अगर हैलक्स वैल्गस या बनियन बहुत टाइम तक रहेगा तो उसकी वजह से बाकी टोज में भी डिफॉर्मिटी आ जाती है। तो अगर हम उसके लेसर टोज देखें तो वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं जैसे जैसे बिग टो लेसर टोज की जगह लेता है, और उसकी वजह से लेसर टोज यानी कि दूसरे और तीसरे पैर के टो में भी डिफॉर्मिटी आ जाती है जिसको हम हैमर टो कहते हैं, और कई बार उन टोज में भी पेन हो सकता है। और यहीं पे अगर हम बात करें हैलक्स रिजिडस की, तो हैलक्स रिजिडस की सबसे कॉमन कंप्लेंट होती है पेशेंट्स के लिए स्टिफनेस। वो स्टिफनेस होती है जब पेशेंट चल रहा होता है, तो जब टोज पे प्रेशर आता है उस टाइम पे वो स्टिफनेस ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। तो जो रिलेटिवली यंग और रनर्स होते हैं उनको रनिंग में प्रॉब्लम होती है बिकॉज टो की मूवमेंट लिमिट हो जाती है, टोज पे खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, एंड एक ऊपर डॉर्सल बनियन अगर बना हुआ है तो उसकी वजह से स्वेलिंग आ सकती है एंड दैट स्वेलिंग कैन इटसेल्फ कॉज प्रेशर एंड उसकी वजह से उस पर पेन हो सकता है। और एडवांस केस में जॉइंट के अंदर आर्थराइटिस की वजह से जोड़ के अंदर दर्द भी हो सकता है।
So now let's discuss how do we treat these two conditions. अगर आपके पैर में बनियन है और आपके जो टोज हैं वो डिफॉर्म्ड हो गए हैं, अगर आपको ज़्यादा पेन नहीं है या पेन बिल्कुल भी नहीं है, सो इन दोज केसेस जनरली एनी ट्रीटमेंट इज नॉट नीडेड। अगर बड़ा माइल्ड पेन होता है पैर के अंगूठे पे या फिर जो बनियन जो हड्डी बढ़ी हुई है उस पे, सो देयर आर सर्टेन बनियन पैड्स विच कैन बी ऑफ यूज। एंड सिमिलरली दोनों टोज को के बीच का डिफरेंस को बढ़ाने के लिए टो सेपरेटर्स या नाइट स्प्लिंट्स कैन समटाइम बी यूज टू गेट रिलीव ऑफ द सिम्टम्स। अगर पेन लेसर टो के नीचे है तो उसमें जनरली इंसोल्स विद मेटाटार्सल पैड ये हेल्प करते हैं इसको ठीक करने में। और इसके अलावा एक और चीज जो कि काफी ज्यादा जरूरी है वो है एक्सरसाइजेस। सो काफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट in all the patients who have big toe symptoms, because उससे पैर के अंगूठे पे स्ट्रेस कम आता है तो दर्द कम होने के चांसेस होते हैं। और उसके अलावा बिग टो की कुछ एक्सरसाइजेस जिसमें कि हम अंदर की मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं और बाहर की मसल्स को स्ट्रेच करते हैं, ये भी कर सकते हैं ताकि ये डिफॉर्मिटी ज़्यादा बढ़े ना। और अगर आप बिग टो आर्थराइटिस से सफ़र कर रहे हैं तो उस केस में जनरली कुछ मेडिसिन टू रिलीव द पेन, एक्सरसाइजेस जैसे कि पहले बताया हेलक्स वैल्गस के लिए, सो मूवमेंट एक्सरसाइजेस और काफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस टू रिड्यूस द स्ट्रेसेस ऑन द बिग टो। उसके अलावा इंसोल्स विद सम मॉर्टन्स एक्सटेंशन या फिर थोड़े रिजिड बेस वाले शूज, दीज आर हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द सिम्टम्स ऑफ हेलक्स रिजिडस या बिग टो आर्थराइटिस। अगर आपने सारे नॉन ऑपरेटिव मेजर्स ट्राई कर लिए हैं एंड आपका सिम्टम्स जो है फिर भी ठीक नहीं हो रहे एंड यू आर स्टिल नॉट गेटिंग रिलीफ फ्रॉम योर पेन ईदर इन द बिग टो आर्थराइटिस और इन द बनियन, देन अ सर्जरी इज नीडेड। तो अगर हम बनियन या हेलक्स वैल्गस की सर्जरी की बात करें, सो द मोस्ट कॉमन सर्जरी दैट वी डू इज अलाइनिंग द टो बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन और उसके साथ ही साथ बनियनेक्टमी या बनियन का रिमूवल और सॉफ्ट टिश्यू अलाइनमेंट, ताकि हमारा टो जो है वो सीधा वापस हो जाए। आर्थराइटिस में जनरली अर्ली आर्थराइटिस में हम कई बार सिर्फ प्रोमिनेंट बोन को निकाल सकते हैं और जॉइंट की क्लीनिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसके लिए अगर उसका ट्रीटमेंट टाइमली ना किया जाए और बिग टो आर्थराइटिस एडवांस हो जाता है तो उस केस में सर्जरी कॉल्ड अ फ्यूजन सर्जरी इज नीडेड। और फ्यूजन सर्जरी जब हम करते हैं तो उसमें जो बिग टो का जो मेटाटार्सोफैरिंजियल जॉइंट है उसकी मूवमेंट खत्म हो जाती है। सो दैट इज व्हाई इट इज अ बिग प्रोसीजर। जनरली कोई भी प्रोसीजर अगर हम करें तो उसमें हम एक स्पेशल शू के साथ पेशेंट को आफ्टर 1 or 2 days हम चलाना भी शुरू कर सकते हैं विद फुल वेट बेयरिंग। लेकिन द डिक्टम इज दैट फॉर द फर्स्ट 2 weeks आपको अपने पैर को एलिवेटेड रखना है या ऊपर उठा के रखना है ताकि स्वेलिंग कम हो। और उसके बाद ग्रेजुअली आफ्टर 4 to 6 weeks वंस द हीलिंग हैज टेकन प्लेस, उस टाइम पे हम वो शू निकाल के एक नॉर्मल स्पोर्ट शूज या कोई नॉर्मल सैंडल्स जो है वो आप पहन सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके बिग टो में कोई प्रॉब्लम है, देन डू टेक अ कंसल्टेशन एट सक्षम ऑर्थो। थैंक यू वेरी मच।